गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर पढ़ाएंगे इकोसिस्टम। देखिए इकोसिस्टम इकोलॉजिकल हायरार्की आपने सुना होगा, जिसमें पॉपुलेशन होती है। पॉपुलेशन बहुत सारी स्पीशीज की बन जाए तो बायोटिक कम्युनिटी, और बायोटिक कम्युनिटी जो होती है विद नॉन लिविंग इन्वायरमेंट फॉर्म या कॉन्स्टिट्यूट इकोसिस्टम। बायोटिक कम्युनिटी का मतलब होता है कि बहुत सारी स्पीशीज एक ही पार्टिकुलर एरिया में रहती हैं एक पार्टिकुलर टाइम पे, और बायोटिक कम्युनिटी विद नॉन लिविंग एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। लार्जेस्ट इकोसिस्टम का नाम होता है बायोम्स, और बहुत सारे बायोम्स मिलकर अर्थ के बनाते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर की तीन लोकेशन हो सकती हैं। नंबर एक हाइड्रोस्फीयर पानी में, एटमोस्फीयर एयर में, और लाइथोस्फीयर होता है सॉलिड सरफेस के ऊपर। इकोसिस्टम नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। ठीक है, नेचुरल इकोसिस्टम में टेरेस्ट्रियल में ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट, ठीक है, और एक्वेटिक के अंदर फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर। फ्रेश वाटर नदियों का पानी, मैराइन वाटर होता है समुद्र का पानी। नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल में, जैसे घरों में मछली पालते हैं एक डिब्बे के अंदर, ग्लास का बॉक्स होता है उसको एक्वेरियम कहते हैं। गार्डन बनाते हैं, क्रोपलैंड, हर्बल पार्क, पॉन्ड, लेक, ये सारे एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के। अब इकोसिस्टम के अंदर लिविंग पार्ट बायोटिक कम्युनिटी बोलेंगे, ये नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में भी दो फैक्टर हो सकते हैं। नंबर एक क्लाइमेटिक फैक्टर, नंबर दो एडेफिक फैक्टर। एडेफिक फैक्टर होता है रिलेटेड टू सोइल। टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सोइल, जिसमें सोइल मिनरल्स, टोपोग्राफिक ढलान कितनी है और पीएच कितनी होती है सोइल की, ये फैक्टर बड़े अफेक्ट करते हैं किसी भी एरिया की पॉपुलेशन को। यदि सोइल की पीएच 7 के करीब है तो वो फर्टाइल है, ठीक है। यदि 7 से नीचे है तो एसिडिक, और 7 से ज्यादा है तो क्या बोलेंगे, बेसिक। तो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी 7 के आसपास जो सोइल होती है वहां पाई जाती है। खेतों के अनुकूल 6.5 से 7 तक जो होती है ना सोइल की पीएच, वो बेस्ट होती है। अब लाइट कितनी पड़ती है, वहां पे टेम्परेचर कितना है, वहां पे ह्यूमिडिटी कितनी है, विंड, रेन फॉल, बारिश कितनी होती है यानी प्रेसिपिटेशन कितना है, और वाटर लॉगिंग कितना होता है, ये फैक्टर भी अफेक्ट करते हैं कि भाई वहां की बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी या घटेगी, इकोसिस्टम स्टेबल होगा या नहीं होगा। अब मेन जो क्वेश्चन आता है ना आपका नीट के अंदर, वो आता है कि भाई लिविंग कंटेंट दो तरह के होते हैं। एक तो होता है ऑटोट्रोप्स, एक होता है हिटरोट्रोप्स। बिल्कुल ध्यान से सुनना, ऑटोट्रोप्स होते हैं वो जो अपना भोजन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बनाते हैं। यानी जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं प्रोड्यूसर कहलाते हैं, वो ट्रांसड्यूसर भी कहलाते हैं, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक मैटर से ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं अपना फोटोसिंथेसिस, सनलाइट और क्लोरोफिल यूज करके। यानी ये ट्रॉफिकल लेवल 1 से बिलोंग करेंगे। ट्रॉफिकल लेवल 1 क्या होता है, प्रोड्यूसर को बोलते हैं हम, जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करें, इन्हीं का नाम ट्रांसड्यूसर होता है। ये ऑटोट्रोप्स हैं, याद रख लेना। ऑटोट्रोप्स ग्रीन प्लांट है, प्रोड्यूसर है, ट्रांसड्यूसर है। यही वो जीव हैं जिनको ट्रॉफिकल लेवल 1 कैटेगरी में गिना जाता है। अब आता है इट्रोट्रोप्स। इट्रोट्रोप्स दो तरह के होते हैं, मैक्रो कंज्यूमर, माइक्रो कंज्यूमर। पहले माइक्रो का जिक्र कर लेते हैं। ये इसमें बैक्टीरिया, वायरस आते हैं ये, यानी कोई भी जब ऑर्गेनिज्म से प्लांट है, एनिमल है, जब डेड हो जाएगा, जमीन में हम उसको दफन कर देंगे या जमीन के ऊपर पड़ा रहेगा, वो कुछ समय बाद गायब हो जाता है वहां से। क्योंकि जो ये बैक्टीरिया वायरस है ना, उसको डिकम्पोजिशन स्टार्ट करके उसका, यानी नेचर को क्लीन कर देते हैं। इनको रोटन फीडर, नेचुरल स्केवेंजर, इन्वायरमेंटल क्लीनर, और डिग्रेड द वेस्ट, ईट डेड एंड डिके मैटर। यानी ये वो जीव हैं जो नेचर को साफ रखते हैं, सफाई करते हैं नेचर के। अपने आप वो बॉडी डिग्रेड हो जाती है और उसके मिनरल वापस सोइल में आ जाते हैं, और सोइल में आने के बाद धीरे धीरे जमीन की नीचे वाली परत में चले जाते हैं। उसको लीचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अब आता है मैक्रो कंज्यूमर। मैक्रो कंज्यूमर के अंदर हम देखते हैं जो प्रोड्यूसर होते हैं ना, जो इनको खाए, यानी उनको क्या कहते हैं, अर्बीवोरियस। नीट में बार बार पूछा गया है, घुमा फिरा के पूछेंगे आपसे, प्रोड्यूसर किस में आते हैं, T1 में, और जो प्रोड्यूसर को खाए उसको क्या बोलते हैं, अर्बीवोरियस। जैसे रैबिट हो गया, घोड़ा हो गया, गाय भैंस, ये हर्ब्स को खाती हैं।
तो हर्बीवोरियस एनिमल जो घास से के ऊपर डिपेंड करें, अपनी एनर्जी ले घास से, उसका नाम होता है प्राइमरी कंज्यूमर, या इसको बोलेंगे ट्रॉफिकल लेवल 2। यानी ट्रॉफिकल लेवल में से यदि हम एक घटा दें तो वो कंज्यूमर लेवल आ जाएगा। क्लियर है ये? यदि ट्रॉफिकल लेवल में से हम एक लेवल घटा दें तो क्या जाएगा वो कंज्यूमर लेवल, क्योंकि ट्रॉफिकल लेवल 2 को ही हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। दूसरा पेपर में आता है कि इसको की इंडस्ट्रियल एनिमल क्यों कहते हैं। की इंडस्ट्रियल एनिमल ये होते हैं क्योंकि यही वो जीव हैं जो प्लांट मैटर को एनिमल मैटर में चेंज करते हैं। यानी मान लीजिए घोड़े का वजन 500 केजी है और उसने 10 किलो ग्रास को खा लिया, तो उसका अब वजन कितना हो जाएगा? उसी टाइम यदि खा के बैठा है वो, तो उसका वजन हो जाएगा 510 केजी। हाँ, वो अलग बात है कि जब उसका मेटाबॉलिज्म होगा, उसका यूरिन निकलेगा, फेसिस मैटर निकलेगा, ठीक है ना, तो उसका वजन नॉर्मलाइज हो जाएगा। अदरवाइज उस टाइम वही वो जीव है जिसने 10 किलो प्लांट मैटर को किसमें चेंज कर दिया? 10 किलो एनिमल मैटर में। इसको हम बोलते हैं की इंडस्ट्रियल एनिमल। यानी ये स्टार्टिंग है जो प्लांट मैटर को एनिमल में चेंज कर रहा है। इसी का नाम ट्रॉफिकल लेवल 2 होता है, इसी का नाम प्राइमरी कंज्यूमर होता है। दे चेंज प्लांट मैटर इनटू एनिमल मैटर, जैसे रैबिट हो गया, ग्रास होपर हो गया। अब जो T2 के ऊपर डिपेंड करे इसका नाम होता है T3, ट्रॉफिकल लेवल 3। अब जो हर्बीवोरस जैसे यानी कोई भी यदि रैबिट को खाएगा तो वो शाकाहारी तो नहीं होगा, मांसाहारी होगा वो, तो इसको कार्निवोरियस बोलते हैं या प्राइमरी कार्निवोरियस। अब आप देखो ट्रॉफिकल लेवल 3 है तो कंज्यूमर लेवल कितना हो गया? 2, और कार्निवोरस लेवल कितना हो गया? 1। यानी ट्रॉफिकल लेवल में से एक घटा देंगे तो कंज्यूमर लेवल आ जाएगा, कंज्यूमर लेवल में से घटा देंगे तो कार्निवोरस लेवल आ जाएगा। और इनडायरेक्टली मैं कहूं यदि ट्रॉफिकल लेवल से हम 2 घटा दें तो वो कार्निवोरस लेवल आ जाएगा। अब किसी भी फूड चेन के अंदर मैक्सिमम, किसी भी फूड चेन के अंदर मैक्सिमम 5 स्टेप हो सकते हैं, क्योंकि हर स्टेप पे 90% एनर्जी वेस्ट होती है। हर स्टेप पे 90% एनर्जी क्या होती है? केवल 10% ही आगे जाती है। इसलिए इसको बोलते हैं लिंजमैन 10% लॉ। लिंजमैन 10% लॉ, केवल 90% वेस्ट होते हैं, 10% आगे पहुंचती है। तो इसलिए मैक्सिमम किसी भी फूड चेन के अंदर नंबर ऑफ स्टेप्स 5 हो सकते हैं, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। कम हो सकते हैं पर ज्यादा पॉसिबल नहीं है। उसी तरह ट्रॉफिक लेवल 5 है तो कंज्यूमर लेवल कितना हो गया? 4, और कार्निवोरस लेवल कितना हो गया? 3। एक आता है लैप्स रेट, 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो कम हो जाता है, या 3.5 फ़ारेनहाइट पर 1000 फीट के ऊपर क्या हो जाता है? टेम्परेचर कम हो जाता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे टेम्परेचर कम होता चला जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं लैप्स रेट। क्लियर, समझ में आ गया? जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, समझो इकोसिस्टम चैप्टर ही समझ में आ गया उसको। नेक्स्ट है, अभी बताएंगे इसको, स्ट्रेटिफिकेशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। जैसे घास हो गया, ग्रास, हर्ब, शर्ब और ट्री। सबसे टॉप में कौन मिलेगा? ट्री मिलेंगे। अब किसी भी इकोसिस्टम को फंक्शनल रहने के लिए 4 एस्पेक्ट ये जरूर देखने होते हैं। एक तो होता है इसकी प्रोडक्टिविटी, क्या देखना होता है? अमाउंट ऑफ बायोमास ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर ए टाइम पीरियड। एक निश्चित समय में, एक निश्चित टाइम पीरियड के अंदर कितना बायोमास बना है, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्टिविटी। मैंने बताया था ग्रोस प्रोडक्टिविटी में से रेस्पिरेशन रेट घटा दें तो वो नेट प्रोडक्टिविटी बनती है। क्या बनती है? 3 याद रख लो इसके अंदर, कभी भी वायुवा में आप पूछोगे नहीं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है बेटे प्रोड्यूसर लेवल पे, ग्रीन प्लांट्स के द्वारा कितनी पैदावार हुई है, वो हो गया प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। मान लीजिए किसान ने 10 एकड़ जमीन के अंदर खेती भी कर रखी है और पशु भी पाल रखे हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि खेतों से आमदनी हुई है उसकी 1 लाख रुपए, और उसमें उसको मेंटेन करने के लिए, पानी डालने के लिए, खाद बीज डालने के लिए, मैन्योर डालने के लिए, विडिसाइड्स डालने के लिए, पेस्टिसाइड डालने के लिए उसके 20,000 खर्च हो गए। तो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी 1 लाख, रेस्पिरेशन रेट गया 20,000, तो 80,000 रुपए की नेट प्रोडक्टिविटी हुई है प्राइमरी प्लांट से।
अब जो प्लांट का वेस्ट बचा उसके ऊपर उन्होंने एनिमल रख लिए, अपनी गाय भैंस बकरी रख ली, उसमें साल में उसने आमदनी की मान लीजिए 50,000 रुपए की। अब उसको भी खाना देने के लिए मान लीजिए 20,000 खर्च हो गए उसके। तो जो पशुओं से टोटल बायोमास बना है या आमदनी हुई है या ये कह सकते हैं उसकी प्रोडक्शन कितनी हुई है, चाहे वो बायोमास की फॉर्म में हो चाहे किसी भी फॉर्म में हो, वो होगी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ऐसे ही सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में सिविल रेस्पिरेशन घटा देंगे तो नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी आ जाएगी। और प्राइमरी और सेकेंडरी सारी मिला के उसको बोलते हैं कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। क्या बोलेंगे? तो प्रोडक्टिविटी का पूरा मतलब पता लग गया आपको। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है प्रोड्यूसर प्लांट लेवल पे, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है एनिमल लेवल पे, और दोनों मिला के कितनी प्रोडक्शन हुई है, टोटल बचत कितनी हुई है, उसको हम क्या कहते हैं? कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। क्या बोलेंगे? अब किसी ने फसल भी उगा रखी है, किसी ने वहां पे छोटा सा तालाब बना के मछली भी उगा ली, कहीं उसने बकरी भी पाल ली, उसने मुर्गी भी पाल रखी है, पूरे साल में ओवरऑल जो बचत आई है उसकी प्रोडक्शन हुई है, क्या बोलते हैं उसको? कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। हमने इकोनॉमी की फॉर्म में देख लिया, अदरवाइज टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई है। अब आता है डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन मैंने बताया था, कोई भी बड़ी चीज जो डेड हो जाती है, डेट्रिटस जो एनिमल होते हैं या ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके मिनरल बनना वापस जमीन पे आ जाना, उसको क्या करते हैं? हमें डीकंपोजिशन। नेचर को क्लीन रखने में हेल्प करते हैं। एनर्जी फ्लो अभी बताएंगे हम, फूड चेन के अंदर कैसे एनर्जी ट्रांसफर होती है। और न्यूट्रिएंट साइकिल सिलेबस में से गायब हो चुका है। फॉस्फोरस साइकिल हुआ करती, एक कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों खत्म। उससे पहले नाइट्रोजन भी हुआ करती, वाटर साइकिल भी हुआ करती, सारी खत्म हो चुकी हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, डिकम्पोजिशन प्रोसेस। डेड ऑर्गेनिज्म का नाम होता है डेट्रिटस। प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन में सबसे पहले छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा वो, इसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। फिर कैटाबोलिज्म, यानी बैक्टीरिया और फंजाई उसको ब्रेकिंग अप एक्टिविटी। मैंने बताया था मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। कोई भी एक्टिविटी यदि होना तो उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। यदि बिल्डिंग अप एक्टिविटी है, कोई चीज बन रही है यानी हम खाना खा रहे हैं, फोटोसिंथेसिस हो रहा है पौधे में, तो वो है एनाबॉलिज्म। और एनर्जी खत्म हो रही है, बोलेंगे कैटाबॉलिज्म। नेक्स्ट आता है लीचिंग। जब वो मिनरल में टूट के वो मिनरल लेयर से नीचे जाने लग जाते हैं जमीन में, इसको हम कहते हैं लीचिंग। फिर हुमिफिकेशन, हुमस बनना, यानी डार्क कलर का एमोर्फस सब्सटेंस बनना, उसको हुमिफिकेशन कहते हैं। कई बार इसके लिए टर्म यूज की जाती है मिलेनाइजेशन, कलर चेंज होना। जैसे जो बंदे पशु रखते हैं ना, वो एनिमल डंग को, एनिमल वेस्ट को एक जगह इकट्ठा करते रहते हैं, फिर 2-3 महीने बाद वो सड़ गल के उसमें कलर चेंज हो जाता है, बिल्कुल ब्लैक कलर का बन जाता है, ड्राई हो जाता है, हुमस बन जाती है उसके अंदर। फिर हम उसको उठा के खेतों में यूज करते हैं एज ए मेन्योर। फिर मिनरलाइजेशन, उसके मिनरल टूट के जमीन पे आ जाते हैं। ठीक है। एनिमल विच फीड ऑन डेड एनिमल्स डेट्रीवोरियस कहते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजर उसको गला सड़ा देते हैं। ये पूरा प्रोसेस है डिकम्पोजिशन का। जो बच्चे 12th में रेगुलर बैच में हैं उनके लिए तो ये लिखना ही पड़ेगा, ये प्रोसेस पढ़ना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आता है, एक एनर्जी फ्लो का डायग्राम दिखा रखा है, छोटा सा डिस्कशन दे रखा है आपकी बुक के अंदर, एनर्जी फ्लो कैसे होता है। पहली बात तो देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। फिर सेकंड लॉ क्या कहता है? इन एवरी एक्टिविटी एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड अकर विद डिसिपेशन ऑफ हीट। ये थोड़ा डिस्कस दे रखा है कि जब भी एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर होगी ना, तो हीट की फॉर्म में निकलती है। जैसे मान लीजिए मैंने खाना खाया कि मेरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा ना, तो हीट की फॉर्म में एनर्जी वेस्ट होती रहती है, ये बता रखा है। ठीक है। जैसे जो भी सोलर एनर्जी है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस लगभग 50% होते हैं इसमें, पीएआर, उसमें केवल 1 से 5% ही कैप्चर्ड इन फोटोसिंथेसिस, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी 1 से 5% ही कन्वर्ट हो पाती है, बाकी रेस्पिरेशन में लॉस हो जाती है। नेट प्रोडक्टिविटी 0.8 से 0.04 बची है बस। ये डाटा है, पढ़ सकते हैं इसको आप। अब आता है, देखो ध्यान से, ये करवा दिया था हमने। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किस लेवल पे होती है भाई? प्रोड्यूसर लेवल पे। किस पे होती है? ग्रोस में से रेस्पिरेशन घटा देने को क्या बच जाएगी? नेट प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी किस लेवल पे होती है?
कंज्यूमर या एनिमल्स लेवल पे होती है। इसमें से भी यदि हम घटा देंगे रेस्पिरेशन तो नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बच जाएगी। अब ये सिलेबस में नहीं है, पर आपके 2-3 पैराग्राफ में एनसीईआरटी में लिखी हुई है, तो एक बार देखने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है इसमें से। ग्रेजिंग फूड चेन होता है, ग्रेज करना मतलब होता है चरना, जैसे चारा खाते हैं गाय भैंस, ग्रेज करते हैं वो। तो इकोसिस्ट ग्रासलैंड के अंदर, पोंड के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर, ये फूड चेन दिखा रखी है। छोटी क्लासेस में आती है, कोई भी आपसे 9-10 वाला बच्चा पूछ सकता है कि फूड चेन क्या होती है। जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है, ऐसे ही एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है, इसको हम फूड चेन कहते हैं। आहार श्रृंखला कहते हैं इसको हम हिंदी में। जैसे घास को किसने खाया? इंसेक्ट ने। घास को किसने खाया? इंसेक्ट ने। इंसेक्ट को किसने खा लिया? फ्रॉग को किसने खा लिया? स्नेक को किसने खा लिया? ये चेन है एक, इसको फूड चेन कहेंगे। अब क्वेश्चन इसमें से आ जाएगा, ट्रॉफिकल लेवल स्नेक्स का कौन सा है? फूड चेन दिखा दिया आपको, वो ये कह देंगे फाइंड द इट्स ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल तो सिलेबस में है, फूड चेन भी बता रखी है, तो क्वेश्चन बन सकता है। देखिए ये T1 है, ये T2, ये 3, ये 4। अब ये स्नेक का ट्रॉफिक लेवल क्या होगा इसमें? 4। मान लीजिए हर बार 4 नहीं होगा, मान लीजिए इंसेक्ट को सीधा स्नेक ने खा लिया, तो कौन सा बन गया? 3। अब चिड़िया है, स्पैरो होती है, यदि उसने बीज खा लिए तो ट्रॉफिकल लेवल 2 में आ गई। और चिड़िया इंसेक्ट को भी खा सकती है, तो ट्रॉफिकल लेवल किस में आ गई? 3 में आ गई। ये एक्सेप्शन है, अपवाद है ये चीजें। अब मान लीजिए कुत्ते ने खाना खा लिया सिंपल, तो वो क्या हो गया? ट्रॉफिकल लेवल 2 में आ गया। और ऐसा करता नहीं है नॉर्मली वो। और यदि उसने किसी जीव को खाया है तो क्या होगा? ट्रॉफिक लेवल 3 में। और मान लीजिए को शेर घायल हो गया और शेर उठ नहीं पाता, अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर पाता, अब वो शेर को खा गया तो वो इसके भी आगे गया वो, है ना? तो ये कंडीशन अलग अलग होती है, इसलिए कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है कि ये इसी ट्रॉफिक लेवल में मिलेगा। हाँ, एक यूनिवर्सल लॉ है, जितने भी प्रोड्यूसर है ना वो ट्रॉफिक लेवल में आएंगे। उसी तरह पोंड के अंदर फाइटोप्लैंक्टन को किसने खाया? जूओप्लैंक्टन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश। आखिर में आप देखोगे ना बर्ड्स जरूर मिलेंगे, क्योंकि बर्ड्स टॉप कार्निवोरस में गिने जाते हैं। ठीक है। उसी तरह फॉरेस्ट के अंदर ट्री, हर्बीवोरियस, बर्ड्स, टाइगर, ऐसे किसी भी फूड चेन के अंदर मैक्सिमम कितने स्टेप हो सकते हैं? क्योंकि यदि इसके अंदर एनर्जी, ये देखो, इसके अंदर एनर्जी 10,000 है, तो इसमें कितनी पहुंचेगी? 1000। इसमें कितनी पहुंचेगी? 100। इसमें इसको लिंजमैन 10% ला, 10% ला के नाम से जाना जाता है। 10% आगे पहुंचती है, 90% क्या हो जाती है? वेस्ट हो जाती है। ये याद रखना भाई। ये डिट्रिटस फूड चेन है। कई बार ये बहुत पूछी जाती थी पहले, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि नाम तो दे रखे आपकी बुक में, डेट्रिटस फूड चेन, यानी वो फूड चेन जो डेड ऑर्गेनिज्म से शुरू होती हो। जैसे समुद्र के अंदर मान लीजिए मछली मर गई कोई, तो वहां से तो चेन शुरू होगी ना, वो डेट्रिटस फूड चेन होगी। जैसे हम देखें डेड ऑर्गेनिज्म हो गया, बैक्टीरिया, फंजाई खाएंगे, इंसेक्ट, स्मॉल फिश और फिर लार्ज फिश। ठीक है, तो ये डेट्रिटस फूड चेन है भाई। उसी तरह ऐसा भी नहीं होता कि ग्रास को सिर्फ ग्रास ऊपर ही खाएगा। ठीक है ना? ऐसा क्या हो सकता है कि ग्रास ऊपर को सिर्फ ग्रास ऊपर ही खाएगा? ग्रास को सीधा रैबिट भी खा सकता है, काऊ भी खा सकती है, काऊ को लायन भी खा सकता है, और जब लायन मरेगा तो उसको बाज खा सकता है। तो फूड चेन के मतलब स्टेप जो होता है फिक्स नहीं होते कि कौन किसको खाएगा, पर जो भी खाएगा चेन बनाएगा। मान लीजिए ये गणी एक चेन, ये दूसरी फूड चेन, ये तीसरी फूड चेन, ये चौथी फूड चेन, और ये पांचवी फूड चेन। यानी इंटरकनेक्टेड फूड चेन फॉर्म फूड वेब। खाद्य जाल बोलते हैं इसको। क्या कहते हैं? इंटरकनेक्टेड फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब। क्या बोलेंगे इसको हमें? फूड वेब। ठीक है, इंटरकनेक्टेड फूड चेन को हम क्या कहते हैं? फूड वेब। क्योंकि देखिए ग्रास को ग्रास ऊपर को बाज ने खा लिया, ग्रास ऊपर से लिजार्ड, लिजार्ड ने बाज को खा लिया, मतलब उसी तरह ग्रास को खा लिया रैबिट ने, रैबिट को खा लिया बाज। तो ये इंटरकनेक्टेड फूड चेन है, इसको फूड वेब कहते हैं। जस्ट पढ़ लेना है एक बार ये होता क्या है। नेक्स्ट,
आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना बेटा वो है एल्टन पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इकोलॉजिकल सक्सेशन खत्म हो चुका सिलेबस में से। क्या होता है, किसी भी एल्टन नाम के साइंटिस्ट ने कुछ नई रिसर्च करी। उसने कहा भाई हम जैसे ग्रास को खा लिया, ग्रास ऊपर टिड्डा देखा ना आपने, ये उसको खा लिया किसने, फ्रॉग को किसने खा लिया, नाग देवता ने, और इसको खा लिया ईगल ने। ये ट्रॉफिक लेवल 1, ट्रॉफिक लेवल ये ट्रॉफिक लेवल 5 है। तो कार्निवोरस लेवल कितना होगा इसका, 3, 2 घटाने पड़ेंगे। कंज्यूमर लेवल 4। ठीक है, अब इसको ऐसे ना दिखा के इसको हम एक पिरामिड की शेप में, जैसे देखो ये अब सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है भाई, तो इसको नीचे लिख देंगे ग्रास ऊपर, फ्रॉग। तो देखिए पॉपुलेशन के अनुसार हमने रख दिया, जिसका एरिया ज्यादा है वो नीचे रख दिया, और जिसका मतलब जिसका नंबर ज्यादा है उस, जिसका एरिया ज्यादा उसमें रख दिया, जिसका नंबर कम है उसको ऊपर रख दिया। मतलब नंबर के अनुसार हमने एडजस्ट कर दिया। तो ये 3 तरह से बनाया गया है, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब ध्यान से देखो भाई इसको, ये रहा इकोलॉजिकल, जो ये क्या नाम है, इकोलॉजिकल पिरामिड। ये एल्टन साइंटिस्ट ने दिया था 1927 में, तो इसको एल्टन पिरामिड भी बोलते हैं, जिसमें नंबर को शो करे, अरेंजमेंट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, पॉपुलेशन साइज को नंबर से दिखाएं, तो हम क्या बोलते हैं इसको, हमें पिरामिड ऑफ नंबर। अब इसको ऐसे ना दिखा के, ऐसे भी तो बना सकते हैं ना भाई, हमने इसको ऐसे ना बना के, ये छोटा है ना, ये बड़ा, ये उससे बड़ा, ऐसा ना दिखा के सीधा ऐसे कर दिया। इसको हम कहते हैं अपराइट पिरामिड। क्या बोलेंगे इसकी शेप, अपराइट। ग्रासलैंड के अंदर पिरामिड ऑफ नंबर हमेशा कैसा मिलेगा, अपराइट मिलेगा, ऐसा मिलेगा। ऐसे भी दिखा सकते हो इसको, ऐसे भी। प्रोड्यूसर, हर्बिवोरियस, कार्निवोरस, टॉप कार्निवोरस, T1, T2, T3, T4। क्लियर है यहां तक बेटा? लास्ट वन क्लियर है? पिरामिड ऑफ नंबर कैसा है, ये शेप इसकी अपराइट। पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इज अपराइट, पिरामिड ऑफ नंबर इन पोंड इज आल्सो अपराइट, पिरामिड ऑफ नंबर इन फॉरेस्ट इज स्पिंडल शेप, क्योंकि एक बार बढ़ा है फिर घट गया। इस ऐसे पिरामिड का नाम स्पिंडल शेप। आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, पर जो हायर क्लासेस की बुक होती है उनमें होता है, इसलिए याद कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। पिरामिड ऑफ नंबर इन केस ऑफ फॉरेस्ट इज स्पिंडल शेप। नेक्स्ट है पिरामिड ऑफ नंबर इन केस ऑफ पैरासाइट, उसको क्या बोलेंगे हमें, इनवर्टेड। तो यानी शेप 3 तरह की होती है, अपराइट, स्पिंडल शेप, इनवर्टेड। देख के यहां बताइए आप, पिरामिड ऑफ नंबर इनवर्टेड किस में होता है, स्पिंडल शेप किस में आएगा, फॉरेस्ट में, और अपराइट किस में आएगा, ग्रासलैंड। और अब आता है पिरामिड ऑफ बायोमास। अब मैं आपसे कहूं कि भाई आपको ना 1000 किलोग्राम मांस लेके आना है, मसल्स लेके आने हैं किसी के, तो आपके पास ऑप्शन है बहुत सारे। आप तो या तो आप 1000 किलोग्राम बायोमास लेने के लिए मच्छरों का शिकार करो, या किसी एलिफेंट का शिकार करो। तो आपको ज्यादा शिकार किस में करने पड़ेंगे, लगे रहोगे, क्या हो जाएगा जल्दी से काम पूरा आपका। पर यदि आपने शिकार बड़े जीव का कर लिया, जिसका बायोमास बहुत ज्यादा है, वेट बहुत ज्यादा है, तो आप एक शिकार से काम चला सकते हो ना। तो वहां पे नंबर ना आके यहाँ पे क्या है, बायोमास। क्या बोलेंगे, अब आपको कह दिया भाई कोई एक फ्रूट खाना है, और आपके सामने अंगूर रखा हुआ है, तरबूज रखा हुआ है, और सेब रखा हुआ है, क्या खाओगे, एक खाना पूरे दिन में, तो आप तरबूज ही खाओगे पूरे दिन में, कम से कम पेट तो भर जाएगा आपका। अब अंगूर खा लिया तो आपने एक खा लोगे, बस काम खत्म।
तो सेम वही है बेटे, जहां पे वेट दिखा जाए, यानी ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोमास प्रेजेंट पर यूनिट एरिया ऑफ डिफरेंट ट्रॉफिकल लेवल, इसको पिरामिड ऑफ बायोमास कहते हैं। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, ग्रासलैंड के अंदर कैसा है, अपराइट। पिरामिड ऑफ बायोमास ग्रासलैंड के अंदर कैसा है, फॉरेस्ट के अंदर नंबर में कैसा था, फॉरेस्ट स्पिंडल था। यहां पे कैसा है, और पौंड के केस में कैसा था, इसमें पौंड के केस में कैसा था, इसमें कौन सा है, ये हायर लेवल पे आता है। याद आपने एनसीईआरटी करना है, पर इसको भी गो थ्रू हो जाना इसमें से। अब कॉमन चीज क्या है, पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये जिंदगी में कभी भी उल्टा नहीं हो सकता, बाकी तो उल्टे हो सकते हैं, आग लग जाए जंगल में, प्रोड्यूसर घट जाएंगे। तो इस केस में ये हमेशा अपराइट मिलेगा। ये रहा 10,000 किलो कैलोरी, 1,100, मतलब क्या होगा, दुनिया में कुछ भी हो जाए, पिरामिड ऑफ एनर्जी इन्वर्टेड या स्पिंडल शेप नहीं हो सकता। लिंजमैन 10% लॉ कहता है भी इसमें 10,000 किलो कैलोरी है तो इसमें 1,110, इसको लिंजमैन 10% लॉ कहते हैं, 1942। ठीक ना, भारत छोड़ो आंदोलन जब चला था ना, तब दी गई थी ये चीजें, मैंने 10% ला दिया था। इसकी कमी क्या है, इकोलॉजिकल पिरामिड की यही कमी है, मैंने बताया था चिड़िया है जैसे, सीड खा ले तो ट्रॉफिक लेवल 2 में आएगा, और इंसेक्ट खा ले तो ट्रॉफिक लेवल 3 में आएगा। तो ये स्पेसिफाई नहीं है इसके अंदर। दूसरी बात, सेप्रोफाइट जितने भी गले छड़े मरे को खाते हैं, सेप्रोफाइट जितने भी दिखा रखे हैं, उनकी कहीं इकोलॉजिकल पिरामिड के अंदर पोजीशन नहीं बता रखी। सेप्रोफाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इकोलॉजिकल पिरामिड, मतलब इकोलॉजी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है ना। पर फिर भी इकोसिस्टम में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सेप्रोफाइट्स का, पर फिर भी इकोलॉजिकल पिरामिड में हमने उनको कहीं पे भी कोई जगह नहीं दी। क्लियर, चैप्टर खत्म हो गया भैया। अब आते हैं नेक्स्ट, हैबिटेट होता है बेटा रहने की जगह। जैसे अब ये इंस्टीट्यूट आपका, ये हैबिटेट हो गया, जिस रूम में आप बैठे हुए हो वो आपका माइक्रो हैबिटेट हो गया। बड़े लेवल में करें तो हरियाणा तो क्या होगा आपका हैबिटेट, और रोहतक क्या होगा आपका, ठीक है ना। तो ये जो चीज आती है, ये हैबिटेट और माइक्रो हैबिटेट में डिफरेंस पता लग गया होगा आपको। अब आता है इकोलॉजिकल निक। निक भी जो टर्म है वो एल्टन ने दी थी, ये एल्टन जिसे पिरामिड दी थी ना, उसी ने टर्म दी थी। इट मींस इट्स प्रोफेशन, यानी हैबिटेट तो लिविंग प्लेस हो गया जहां पे रहता है, और निक हो गया उसका प्रोफेशन कि भाई एनर्जी कहां से लेता है वो। अब आते हैं भाई, इकोसिस्टम चैप्टर हो गया शुरू। अब दोबारा शुरू करेंगे आपकी एनसीईआरटी से। ये पता बता दिया था पूरा इकोसिस्टम, वास्तव में चैप्टर ही खत्म है यहां पे, पर कोई बात नहीं। ट्रॉफिकल लेवल में से घटा दिया तो क्या आ गया, और कंज्यूमर लेवल में से घटा दिया तो लैप्स रेट कितना होता है, 6.5 डिग्री सेल्सियस 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने से कम होता रहता है, ऐसे ऊपर होता कम होता रहता है। ठीक है। अब आ जाता है, देखो ध्यान से भाई, प्रोडक्टिविटी, ग्रोस प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन फॉर्म में नेट प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किस लेवल पे होती है, प्रोड्यूसर लेवल पे, और एनिमल लेवल पे हो तो क्या बोलेंगे, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, और दोनों के मिला के बोलेंगे कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी, जो आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, छोड़ दिया हमने, माफ कर दिया इसको। नेक्स्ट आता है भाई, देखिए, प्रोडक्टिविटी ऑफ होल बायोस्फीयर इज अप्रोक्सीमेट 170 बिलियन टन ड्राई वेट। देखो फ्रेश वेट क्या होता है, किसी पौधे का आप वेट तोड़ लो पूरा, और उसका फ्रेश वेट होता है, उसको अब माइक्रोवेव में रख दें 24 घंटे के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसके अंदर जितना पानी कंटेंट है वो बाहर निकल जाएगा ना, वेपराइज हो जाएगा वो। देखिए मैंने बताया था वेपराइजेशन होता है, पानी को उबालते रहो, वहां बना दो जबरदस्ती, वो वेपराइजेशन। रूम टेम्परेचर पे, यहां पे 1 गिलास पानी डाल दो फर्श पे, 1-2 घंटे बाद उठ जाएगा वो, इवेपोरेशन बोलते हैं उसको। और पानी पौधे नीचे जड़ से लेते हैं, और लीफ के स्टोमेटा के थ्रू, लेंटिकल्स के थ्रू, और क्यूटिकल के थ्रू आते रहते हैं, इसको हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। 98% तो स्टोमेटा के थ्रू होता है, उसको हम स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन कहते हैं।
लेंटिकल्स छोटे छोटे छेद होते हैं जो 24 घंटे खुले रहते हैं पौधे के अंदर, स्टेम में पाए जाते हैं वो, उनके थ्रू भी पानी इवापोरेट होता है 1% के लगभग, तो इसको हम लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और पौधे के ऊपर एक थिक लेयर होती है, क्यूटिकल कहते हैं, उसके थ्रू भी कुछ अमाउंट वाटर जो होती है ना ट्रांसपिरेशन होता है, उसको क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो पर 170 बिलियन टन कहा गया था, और इसके बावजूद लगभग 70% ऑफ द सरफेस प्रोडक्टिविटी ऑफ द ओशियन इज 55। क्यों है ये? ठीक है ना, क्योंकि समुद्रों के अंदर नीचे तक लाइट नहीं जाती। समुद्र के जो बिल्कुल नीचे डार्कनेस होती है ना, वहां पे जो जीव रहते हैं वो ज्यादा सन के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ अंधेरे में ही सेट हो रखी है। ऊपर जो होती है जैसे रेड लगी, फिर ब्राउन लगी, फिर ग्रीन लगी आती है, फिर नीचे परमानेंट डार्कनेस आ जाती है बेंथोइज रीजन के पास। अब देखिए भाई, फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस में पहला क्या, डिकम्पोजिशन में पहला प्रोसेस क्या था, फिर 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 ह्यूमिफिकेशन, और बता दिया था ना ये भी। अब आ जाओ बेटा, पता लग गया था, फूड चेन दिखा दी इन्होंने, अब सिलेबस में तो आ गई है, इसलिए मैंने करवाया है, क्योंकि इन्होंने डिटेल में नहीं ना देखे, एक डायग्राम दे दिया बस और कह दिया भाई यही हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ये बताया था मैंने, डीप हाइड्रोथर्मल जो इकोसिस्टम है नॉट डिपेंड अपॉन सन फॉर सनलाइट, लगभग लेस देन 50% फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशंस। ठीक है, उसके बाद कैप्चर्ड बाय प्लांट 2 से 10%। ये थोड़ा सा याद कर लो इसको। प्रोड्यूसर क्या होते हैं, एल्गी, फाइटोप्लैंक्टन, आयर प्लांट्स, ये वही बता रखे हैं। यदि कार्निवोरस लेवल 2 है तो कंज्यूमर लेवल कितना मिलेगा, 3, और ट्रॉपिकल लेवल 4। यदि ट्रॉपिकल लेवल 1 है तो कंज्यूमर लेवल होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। ट्रॉपिकल लेवल कितना होना चाहिए कंज्यूमर लेवल पे आने के लिए, 2। इंटेलिजेंट बच्चे हो गए आप, शाबाश। अब देखिए भाई, ये दोबारा पे जा गया ये तो। हाँ भाई, की इंडस्ट्रियल एनिमल कौन से होते हैं जो प्लांट मैटर को किस में चेंज करें, एनिमल मैटर में, कौन से होते हैं वो, ट्रॉपिकल लेवल 2, कंज्यूमर फर्स्ट, हर्बीवोरियस। यानी रैबिट जो होता है क्या करता है, प्लांट मैटर को किस में चेंज करता है, एनिमल मैटर में। गाय भैंस भी क्या करती हैं, प्लांट मैटर को एनिमल मैटर में। वो जीव जिनका हैबिटेट अलग अलग हो पर निक सेम हो, यानी जैसे जितने भी शाकाहारी जीव होते हैं, ठीक है ना, जो घास फूस खाते हैं, वो किस में आते हैं, हर्बीवोरस में आएंगे ना। उन वो क्या हुए, इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट है, वो क्या है वो, ठीक है भाई। If trophical level is 4, then consumer level will be and carnivorous level will be 2, based on their source of their nutrition of food। ठीक है ना, organism occupy a specific place in food chain that is called trophical level। क्या बोलेंगे इसको हमें, हर्बीवोरस किस में आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर का ट्रॉफिक लेवल क्या होगा, 2। और जो हर्बीवोरस को खाए क्या, वो किस में आएंगे, कार्निवोरियस। और कार्निवोरियस लेवल जो पहले कार्निवोरस होते हैं उनका ट्रॉफिक लेवल कितना होगा, 3 होगा भाई। एनर्जी का भी दिखा दिया, 90% एनर्जी वेस्ट होती है, 10% पहुंचती है आगे, T1, T2, T3, T4 दिखा दिया, वही है सेम, बार बार बता रखा है ताकि तुम इसके अंदर इकोलॉजिकल पिरामिड किसने दिए थे भाई, एल्टन ने। किसने दिए थे, ये पिरामिड ऑफ क्या है, नंबर, फिर क्या आ गया, पिरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है ना, और फिर क्या आ गया, पिरामिड ऑफ एनर्जी। और आपकी बुक कहती है जैसे स्पैरो ने सीड खा लिया तो किस में आएगी, प्राइमरी कंज्यूमर, और यदि इंसेक्ट खा ले तो किस में आएगी, सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर को किस में गिनेंगे हमें, प्राइमरी कार्निवोरियस में, ठीक है ना। और एनर्जी जो होती है ना लोअर ट्रॉफिकल लेवल में बहुत ज्यादा होती है, यानी प्लांट्स के अंदर एनर्जी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है।
एनर्जी एट लोअर ट्रॉपिकल लेवल इज ऑलवेज मोर देन हायर। इसके बारे में नीट में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, याद रखना इसको, ठीक है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन ए सी इज जनरली इन्वर्टेड। नीट में सिर्फ इसको इन्वर्टेड बता रखा है आपके एनसीईआरटी बुक में। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड बिकॉज बायोमास ऑफ द फिश फार एक्सीड देन द फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है ना, बहुत ज्यादा होता है बायोमास। देखिए प्लैंक्टन क्या होते हैं, वो प्रोटिस्टा जो पैसिवली पानी के ऊपर तैरते हो, क्या बोलते हैं उसको हमें, प्लैंक्टन। और प्लैंक्टन में यदि प्लांट ज्यादा है तो फाइटोप्लैंक्टन, और एनिमल ज्यादा है तो क्या बोलेंगे। इसलिए बायोमास देखना पड़ेगा उनका, क्या देखना पड़ेगा, यानी वजन कितना है, तो फिश का ज्यादा है, इसकी वजह से क्या होगा, ये इन्वर्टेड हो गया। और पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज क्या होता है, अपराइट होता है। क्या होता है, लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। पहली बात तो भाई स्पीसीज बिलोंगिंग टू 2 और मोर ट्रॉफिकल लेवल। जैसे स्पैरो ने बीज खाया तो अलग ट्रॉफी लेवल बन गया, और इंसेक्ट खाया तो अलग बन गया। दूसरा, इकोसिस्टम के अंदर सैप्रोफाइट्स जो होते हैं, गले सड़े मरे को जो खाते हैं, एक बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं वो इकोसिस्टम को क्लीन रखने के लिए। उनकी कहीं पे पोजीशन हमने नहीं रखे। अब आज का एक लास्ट टॉपिक 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा ये। एज पर एनसीईआरटी जो इकोलॉजिकल इंटरेक्शन थी ना, यदि पॉजिटिव है, दो अलग अलग स्पीसीज जब इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे के लिए फायदे हों तो क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। और नेगेटिव कब आएगा, जब हार्मफुल हो दूसरे के लिए। और न्यूट्रल कब आएगा, ना फायदा हो ना नुकसान हो। देखिए भाई प्लीज, आपकी बुक के अंदर सबसे पहला एग्जांपल दिया हुआ है प्रीडेशन का। आपकी बुक के अनुसार बात करेंगे हम। प्रीडेशन होता है लार्जर ईट स्मॉलर। लार्जर का नाम हो गया प्रीडेटरी और स्मॉलर का नाम क्या हो गया, प्रे। जैसे कुत्ते ने बिल्ली को खा लिया मार के, तो कुत्ता क्या हो गया, बिल्ली क्या होगी। बिल्ली ने चूहे को खा लिया, बिल्ली प्रीडेटर प्रे। आपने चिड़िया को खा लिया तो वो प्रे, मारने में कुछ नहीं जाता। तो बड़ी चीज छोटे को खाए, ठीक है ना। पॉजिटिव किसके लिए है, बड़े के लिए, और नेगेटिव किसके लिए है। अब आपकी बुक में क्या क्या रखा है भाई, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम बता रखी है, देखे ध्यान से। ये है जैसे एक कैक्टस का पौधा सुना होगा आपने। कैक्टस ऑस्ट्रेलिया में 1920 के अंदर ऐसे लगा दिया कि भाई ठीक है, देखने में सुंदर लगता है। और उसने इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ा ली अपनी ऑस्ट्रेलिया में कि जैसे हमारे गेहूं के अंदर आजकल चौलाई वगैरह वीड्स आ जाती ना, तो वहां पे जो गेहूं वगैरह उगाते ना, उसमें कैक्टस उग जाता, क्योंकि वहां पे पानी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में पानी की कमी है। ठीक है, तो वो इतना ज्यादा उग गया कि उसकी पॉपुलेशन अनकंट्रोलेबल होगी। कारण क्या होता है, क्योंकि कैक्टस का वहां पे कोई नेचुरल एनिमी नहीं था, प्राकृतिक कोई फूड चेन से रिलेटेड नहीं था, इसलिए उसको को खाता नहीं था। और कैक्टस क्या होता है, जीरोफिटिक प्लांट है, ठीक होता है बिल्कुल, और उसके अंदर स्टेम ही बढ़ता रहता है, इंडेफिनिट ग्रोथ होती रहती है। लीफ तो कांटे बन जाते हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि पौधे भी तो अपनी रक्षा करना चाहते हैं, कोई ना खाए उसको, इसलिए कांटे बन गए। और कैम प्लांट में आते हैं ये, रानी स्टोमेटा रात को खुलते हैं इसके। अब देखिए वहां पे फिर साइंटिस्टों ने बायो कंट्रोल मेथड ढूंढा। यदि आपके घर में चूहे ज्यादा हो जाएं तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो सांप छोड़ दो या बिल्ली छोड़ दो। किसको छोड़ोगे घर में, सांप को क्यों छोड़ोगे, बिल्ली तो पंजा ही मार सकती है। क्यों, आप नॉन पॉइजनस स्नेक छोड़ दो। कोबरा, क्रेट, सी स्नेक, कोरल स्नेक, के 4 ही तो जहरीले होते हैं, बाकी सारे तो नॉन पॉइजनस होते हैं। और हमारे अंदर है ना रेप्टाइल्स के प्रति फोबिया होता है। क्या होता है, फोबिया। इसकी वजह से क्या होता है कि हम सांप को नहीं छोड़ेंगे, किसको छोड़ देंगे घर में, बिल्ली को। तो कैक्टस को खत्म करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में एक कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम, कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम नाम का जीव छोड़ दिया। यानी ये इंसेक्ट क्या करेगा, सिर्फ कैक्टस को खाता है। 2 साल में उसने कैक्टस को कंट्रोल कर दिया भाई। तो यहां पे एक ये एग्जांपल दिया हुआ है। दूसरा ये बता रखा है भाई, अमेरिका के अंदर इंटरटाइडल कम्युनिटीज थी, अमेरिका पैसिफिक कोस्ट के पास। एक स्टारफिश जो होती ना, स्टारफिश का नाम होता है पाइस्टर, इंपोर्टेंट प्रीडेटर थी।
ठीक है ना, दूसरे जीवों को खाया करती। साइंटिस्टों ने क्या किया, एक मिशन चला के इस लगभग वहां से स्टार फिश निकाल दी। ये जो स्टार फिश थी जो अमेरिका में पैसिफिक कोस्ट के पास पाई जाती थी, ये प्रीडेटर थी एक। साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट के दौरान इनको निकाल दिया। तो उन्होंने देखा भाई 10 स्पीशीज इनवर्टिब्रेटा की लुप्त होगी, दुनिया में से एक्सटिंक्ट होगी, खत्म होगी। ये क्यों हुई, वो तो खुद खाती थी। इसका उन्होंने एग्जांपल दिया इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। जो बाकी इनवर्टिब्रेटा थे ना, वो आपस में इतने कंपटीशन में आ गए कि उन्होंने एक दूसरे को ही खाना शुरू कर दिया, खत्म हो गए। उन सबको कंट्रोल कौन किया करती, ये स्टारफिश। अरे मान लीजिए यहां से पुलिस थाने हटा दें सारे और कह दें भाई पुलिस थाने कोई मतलब नहीं है, तो झगड़ा बढ़ेगा घटेगा? क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इंटर क्या होगा, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, मतलब आपस में झगड़े इतने हो जाएंगे एक दूसरे के डिस्प्यूट की वजह से, क्योंकि कोई डर तो है ही नहीं ऊपर से कानून का। तो सेम यही बात है, इसके अंदर ये एक तरह का कंट्रोल किया करती। जब साइंटिस्टों ने इसको निकाल दिया तो लगभग 10 प्रजाति थी इनवर्टिब्रेटा की, खत्म होगी वो। क्यों हुई? क्योंकि इन सब की जो दूसरे को खत्म करती थी ना, उनको खत्म कर दिया करती, एक स्टार फिश उनको खा जाती थी। तो जो इनवर्टिब्रेटा की जो लोअर स्पीसीज थी ना, वो खत्म होगी। तो इसको बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। का कई बार क्वेश्चन बन सकता है नीट में से, आराम से बन सकता है। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन का एग्जांपल कौन सा है नीचे दिए गए एग्जांपलों में से? तो ये आपको स्टारफिश वाला याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है सराउंडिंग से कलर मैच करना। प्रीडेटर से बचने के लिए प्रे क्या करते हैं? कैमोफ्लेज करते हैं। कई बार प्रीडेटर भी मिमिक्री करते हैं ताकि प्रे को पकड़ सके वो। सराउंडिंग से कलर मैच करना क्या बोलते हैं बेटा? कैमोफ्लेज। उसी तरह एक मोनार्क बटरफ्लाई होती है, ये बहुत ही गंदी होती है टेस्ट में, क्योंकि बचपन में जब ये लार्वा था ना, इसका कैटरपिलर लार्वा, वो पॉइजनस वीड खाया करता। उसकी वजह से इसका टेस्ट इतना खराब हो गया कि कोई भी जीव इसको खाता नहीं है। यानी प्रीडेटर के लिए भी समस्या होगी भाई इस मोनार्क बटरफ्लाई को कैसे खाएं, क्योंकि इसका टेस्ट इतना गंदा है कि उसको खाने में मजा ही नहीं आ रहा। टेस्ट गंदा क्यों हुआ? ये भी प्रीडेटर से बचने के लिए इसमें इवोल्यूशन हुआ, यानी इसने पॉइजनस वीड्स खा खा के अपना टेस्ट ही चेंज कर लिया। नेक्स्ट है भाई, कैक्टस के ऊपर थोर्न कांटे क्यों होते हैं, किक्कर के ऊपर भी कांटे क्यों होते हैं? ताकि गाय भैंस या कोई भी जीव उसको ना खा सके। बकरी तो कांटेदार पौधे को भी खा सकती है, वो उसकी एडेप्टेशन है। ऐसे ही आक्टा होता है कैलोट्रोपिस, गर्मियों में जो घूमते हैं, एक छोटा सा स्ट्रक्चर, चारों तरफ एयर होते हैं उसके। ये इसके अंदर ना कार्डियक ग्लूकोसाइड हो जाता है, जहर होता है एक तरह का। और ये इसलिए आक्टा कितना ही खड़ा रहा है, कोई भी पशु उसको नहीं खाता, क्योंकि उसने अपने आप में आपको प्रीडेटर से बचाने के लिए अडेप्ट कर लिया। उसमें से जो फ्लूइड निकलता है व्हाइट कलर का, वो जहरीला होता है, डेथ भी हो सकती है, अरेस्ट आ सकता है, कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। इसलिए कोई भी ग्रेजिंग एनिमल उसको नहीं खाता, ये अडेप्टेशन है। कैक्टस के ऊपर और किकर के ऊपर कांटे क्यों आ गए? ग्रेजिंग एनिमल से बचने के लिए। उसी तरह जिसम निकोटीन, कैफीन, क्यूनिन, ओपियम, ठीक है ना, सिंक्रोनिन, ये सारे केमिकल बनाने वाले पौधे ना आजकल जिनको हम यूज करते हैं मेडिसिनली, ये सारे पौधे में एडेप्टेशन हुई थी अपने प्रीडेटर से बचने के लिए। अब आपसे पेपर में ये पूछ ले नीट में कि भाई जो निकोटीन बनता है, ठीक है ना, तंबाकू वगैरह पौधे में से, ओपियम अफीम में से बनता है, ये क्या है, क्यों डेवलप हुए पौधे में? प्रीडेटर से अपने आप को बचाने के लिए। क्योंकि ऐसा तो है नहीं चिड़िया को बाज खाएगा, चिड़िया बचने की कोशिश तो करेगी ना, उड़ेगी, कहीं छुपेगी, इसमें तो चांस ही नहीं है बचने का। इसलिए पौधों ने अपनी अडेप्टेशन कर ली ताकि क्यों उनको ना खाए। नेक्स्ट आता है कंपटीशन। भाई दो नेगेटिव नेगेटिव होती है ये, देखो ध्यान से। कुत्ते कुत्ते की लड़ाई हो, क्या बोलेंगे? इंट्रा स्पेसिफिक। बिल्ली बिल्ली की लड़ाई हो, इंट्रा स्पेसिफिक। कुत्ते और बिल्ली की लड़ाई हो, पर आपके में एग्जाम्पल क्या दे दिया? सेलो साउथ अमेरिकन लेक। देखिए साउथ अमेरिका में एक लेक है, उसमें फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो जो पक्षी होते हैं ना, वो आते हैं। अब क्या हुआ, वहां की जो रेजिडेंस फिश ना, वहां उस लेक के अंदर जो रेजिडेंस फिश थी, वो जुओ प्लैंकटन खाती है। जब फ्लेमिंगो बाहर से आए, वो भी जुओ प्लैंकटन खाते हैं, तो किस किस के बीच में कंपटीशन हो गया भाई? फ्लेमिंगो और मछलियों के बीच में। तो ये क्या कहलाता है? कंपटीशन। दूसरा एग्जांपल क्या दिया आपके बुक में? मान लीजिए कोई कुत्ता दूसरे अपने प्रे को खा के बिल्ली को मार के खा रहा है, क्या बाकी कुत्ते खाने देंगे उसको? वो भी हमला कर देंगे उसके ऊपर।
इसका नाम होता है इंटरफेरेंस कंपटीशन। क्या बोलेंगे इसको हमें? यानी एक जीव तो दूसरी स्पीसीज को खाता है तो दूसरे जीव आकर उसको रोक देते हैं, उसको खाना नहीं खाने देंगे वो। इसका नाम होता है इंटरफेरेंस कंपटीशन। ये भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। उसी तरह देखो ध्यान से, ये देखो तीसरा एग्जांपल क्या दिया, एबिंगटन टोर्टवाइस। जो कछुआ होता है ना भाई, वो प्योर हर्बीवोरियस होता है। क्या होता है? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में, 2 मिनट बेटा, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में गैलपैगो आइलैंड है। जैसे हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह नहीं है, ऐसे ही गैलपैगो आइलैंड है। गैलपैगो आइलैंड पे ये कछुआ होता है टोर्टवाइस, प्योर हर्बीवोरस होता है वो। टर्टल कार्निवोरस होता है। हमने वहां पे बकरी छोड़ दी तो हमने देखा इसकी पॉपुलेशन खत्म होने लगी टोर्टवाइस की। क्यों? क्योंकि बकरी किसको खा जाती है? घास फूस को। और ये भी क्या था? प्योर हर्बीवोरियस। तो इसकी पॉपुलेशन खतरे में आ गई। बाहर की स्पीसीज जैसे ही हमें छोड़ी, हालांकि वो कछुए को नहीं खाती, पर कछुआ जिस खाने को खाता है उसको वो बकरी खा जाती है। तो इसकी पॉपुलेशन खतरे में आ गई, क्योंकि बकरी ज्यादा अडेप्टेड है। बकरी तो हिल की बिल्कुल चोटी तक भी जा सकती है खाने के लिए, कछुआ नहीं जा सकता। इसलिए इसकी पॉपुलेशन क्या होगी? एक्सटिंक्ट होने को होगी। उसी तरह मान लीजिए एक किसी भी स्पीसीज को एक छोटे से एरिया में छोड़ दो आप। छोटे से एरिया में छोड़ दोगे, जैसे स्कॉटलैंड के अंदर सुपीरियर बार्नेकल, जो मैंने डायग्राम दिखा था ना, बार्नेकल को आप नेट पे डाल के इमेज देख सकते हो उसकी। ये बार्नेकल बेलेनस, इसने क्या किया, एक स्मॉलर वैरायटी थी बार्नेकल की, ठीक है ना, छट्टा मेलस की, उसको खत्म कर दिया। क्योंकि दोनों के दोनों सेम खाने को डिपेंड करते थे। अब जो सुपीरियर क्वालिटी है वो इनफीरियर को क्या कर देगी? डिस्ट्रॉय कर देगी। जैसे मान लीजिए कुत्ते की 2 वैरायटी हैं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग हो, एक वीक हो। एक कुत्ता कहीं पर भी एडजस्ट हो रहा है। यदि आप बाहर से वैरायटी लाके छोड़ दोगे ना, तो जो स्ट्रॉन्ग वाला है वो इनफीरियर वाले को खाने नहीं देगा और उसकी पॉपुलेशन खत्म होने लग जाएगी भाई। ठीक है। उसी तरह एक होता है रिसोर्सेज पार्टनरिंग, एक होता है सॉन्ग बर्ड वार्बलर्स, जो बहुत मीठी मीठी आवाज में पक्षी जो होता है ना चहचहाता रहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सॉन्ग बर्ड के नाम से भी जाना जाता है भाई। ये 5 है इसकी क्लोज रिलेटेड स्पीसीज, वो हैबिटेट सेम रखती हैं, तो उन्होंने निक क्या कर लिया अपना, धीरे धीरे अलग कर लिया, यानी इकट्ठी रहने लगी। या तो देखो क्या होता है, गोस प्रिंसिपल क्या कहता है, जिनका हैबिटेट सेम होता है उनका निक क्या होगा? अलग। यानी 2 स्पीसीज जिनका हैबिटेट भी सेम हो, उनका निक सेम नहीं रह सकता। इन्होंने क्या कर दिया भाई, या तो अलग अलग रहेंगे। मिलीपेड की जैसे 9 वैरायटी थी, दोनों लकड़ियों के गट्ठे के नीचे रहती है, पर 9 की 9 अलग अलग खाना खाती हैं, निक सबका क्या होगा? अलग। इन्होंने क्या कर दिया, ये बर्ड्स इकट्ठे रहने लगे और ये समूह बना के शिकार करने लगे, जैसे ह्यूमन ने किया था। पहले जब हमारे पास हथियार नहीं थे, जब मानव सभ्यता डेवलप हुई, तो वो सोशल क्यों बने वो? क्योंकि एक शेर को पकड़ने जाते, वो इसको मार देता। तो इन्होंने सोचा भाई अपने हथियार, डंडे, पत्थर लेके जो भी हम करेंगे, वो घेरा बना के एक समूह में काम करने लगे, फिर उसको बांटने लगे, इसलिए सोशल बन गया। तो हमारी मजबूरी थी सोशल बनना, क्योंकि ये एनिमल हमारे से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी थे, पर क्योंकि उन्होंने ब्रेन यूज करके इकट्ठा हमला करना शुरू किया और अपना खाना बना के शुरू किया, उसको बोलते हैं फोराजिंग एक्टिविटीज, यानी ग्रुप बना के सर्च करना। लास्ट का क्या था? पैरासिटिज्म, स्मॉलर ईट लार्जर। ठीक है, स्मॉलर ईट। आज करवाएं या फिर करवाएं इसको? कल करवा देते हैं, कोई बात नहीं। थैंक यू बेटा।